हेलो गाइस, बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार और मैं फिर दोबारा से गाइस आपके लिए क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का गाइस चैप्टर लेकर आ चुका हूं, जिसका नाम है गाइस कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। फर्स्ट बुक का गाइस ये है आपका 4th पार्ट, और ये जो है गाइस चैप्टर नंबर 4 का ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। इससे पहले जो है गाइस मैं पार्ट 1 जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जहाँ पे मैंने व्हाट इज़ एग्जीक्यूटिव, क्या है डेफिनेशन, कार्यपालिका किसे बोलते हैं, कार्यपालिका के प्रकार, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सारी चीज़ें फर्स्ट पार्ट में मैंने बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देखिए पहले आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइस मैंने आपको उसमें बताया था, आपको पता होगा संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, मैंने आपको ये बताया था, राइट। तो एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर अब जिक्र करने वाले हैं संसदीय कार्यपालिका के अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं, अर्थात संसद जो है उसके अंदर कौन कौन व्यक्ति आते हैं जो देश स्तर पे पूरे वर्ल्ड हमारे देश पर जो है कानून बनाने का कार्य करते हैं। तो गाइस एक बार थोड़ा संसदीय कार्यपालिका को रिकॉल कर देता हूँ। हमने देखा था कि संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं। उसका जनता निर्वाचन नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं अर्थात राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। पहले वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, फिर जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है लोकसभा में उसके कैंडिडेट को वो शपथ दिला देते हैं एज ए राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की एक अपनी टीम होती है, मैंने बताया था, वो केंद्र स्तर के लिए जो अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, जिसे हम बोलते हैं मंत्रिपरिषद। और जिसमें क्या होता है संसदीय कार्यपालिका में देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, भारतीय संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होता है, संसद के नियंत्रण में रहकर काम करते हैं। तो हमने गाइस ये संसद देखी थी अपनी, तो अब गाइस हम संसद के ही अंदर जो हमारे पार्ट हैं, जो अन्य अधिकारी आते हैं, हम उसी में से गाइस मेनली इस पार्ट में जो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरा जो वीडियो होने वाली सेकंड पार्ट, ये सिर्फ केवल राष्ट्रपति के ऊपर होगी, ताकि आपको राष्ट्रपति से जो है संबंधित एक भी प्रश्न ना छूटे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस आपके एग्जाम में, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें। तो आगे सारी हम डील करेंगे, कैसे करेंगे वो हम आपको बताऊंगा। तो गाइस संसदीय कार्यपालिका हमने देख ली क्या होता है, राइट। तो संसदीय कार्यपालिका के अंदर गाइस हम देखेंगे कि 2 पार्ट और होते हैं, यानी कि संसदीय कार्यपालिका क्या करती है गाइस, जो पूरे वर्ल्ड लेवल, पूरे देश के लिए जो कानून बनते हैं, यानी कि सभी राज्यों में जो कानून लागू होगा, ठीक है। तो हर जो ऐसे कानून जो पूरे देश के लिए लागू होते हैं, ना केवल कुछ राज्यों के लिए, तो वो गाइस हमारी संसद या संसदीय कार्यपालिका उसको लागू करती है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे अधिकारी आते हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति आते हैं जो पूरे अपने देश के लिए जो है वो काम करते हैं। तो ऐसा कौन सा ग्रुप ऑफ पीपल है, उसी को हमें समझना है गाइस, जो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं, कानून को बनाने का काम कर रहे हैं, राइट। तो गाइस उसमें जो आते हैं हमारे राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये वो व्यक्ति हैं गाइस जो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है जो पूरे देश के लिए काम कर रहा है, ना कि किस पार्टिकुलरली राज्य के लिए, राइट। तो इन्हीं जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो ये व्यक्तियों का समूह है जो हमारे पूरे देश के लिए काम करता है कानून बनाने का, तो इसी को गाइस हम संसदीय कार्यपालिका का, केंद्रीय कार्यपालिका का पार्ट बोलते हैं। यानी कि संसदीय कार्यपालिका 2 पार्ट्स में बटी हुई है। तो यही गाइस जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये किसके अंदर आ जाता है, संसदीय कार्यपालिका के, तो केंद्रीय स्तरीय जो कार्यपालिका होती है, अर्थात जो पूरे देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं, तो इस संसदीय कार्यपालिका का वो अंग है, ठीक है। अब बात करेंगे इस राज्यों में भी हमें अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। तो राज्यों में भी अलग से व्यक्तियों का ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, जो अपने राज्य स्तर के लिए ही केवल कानून बनाते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि इस राज्य में जो कानून है वो अन्य राज्यों में नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ के हर राज्य की अपनी कार्यपालिका अलग से होती है, ठीक है। तो अब वहाँ पे कौन से ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो उस पार्टिकुलरली राज्य के लिए कानून बनाते हैं, तो उसमें होते हैं गाइस हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय कार्यपालिका समझ में आ गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। जबकि राज्य स्तरीय कार्यपालिका, यानी कि राज्य स्तर के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, तो किन ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा मिलकर बनाए जाते हैं। और यही है गाइस संसदीय कार्यपालिका के 2 भाग, जिन्हें 2 पार्ट्स में बांटा गया है, केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका और राज्य स्तरीय कार्यपालिका। यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो गाइस अब मेनली हमें पढ़ना कहाँ से है, तो पढ़ना जो है गाइस हमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी हमें इस चैप्टर में डील करना है। और इसके बाद जो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब आप बोलेंगे राज्य स्तरीय कार्यपालिका, तो राज्य स्तरीय कार्यपालिका आपकी बुक में नहीं है, तो हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ से मुझे आपको नॉलेज देनी थी, मेरा मकसद आपको रटवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको कुछ सिखाना है। तो इसी वजह से गाइस मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा डिटेल में खोल के बताया कि संसदीय कार्यपालिका में भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका होती है जो पूरे केंद्र के लिए कानून बनाते हैं, एक राज्य स्तरीय कार्यपालिका होती है जो पूरे उस पार्टिकुलरली राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो गाइस अब हम मेनली इसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो अपना राष्ट्रपति को शुरू कर लेते हैं।
तो गाइस अब हम इसमें राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे मेनली कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे बनते हैं, किस अनुच्छेद में जो उनका वर्णन किया गया है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने कुछ मुख्य अनुच्छेद लिखे हैं जो आपकी केवल बुक से रिलेटेड है, यद्यपि उनके लिए जो अनुच्छेद 52 से शुरू हो जाता है 61, उससे आगे भी उनके संबंधित अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में है, बट हमें नहीं पढ़ने हैं। तो गाइस जो मुख्य अनुच्छेद है मैंने वही लिखे हैं और वही आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बहुत इसको ब्रीफली जो है हम बहुत अच्छे से बट एक डीप नॉलेज के साथ हम पढ़ेंगे। शायद आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा आज तक, ये मेरा मुझे लगता है, ठीक है। तो गाइस अब हम इसको देखते हैं। तो राष्ट्रपति क्या है। तो गाइस राष्ट्रपति जो है गाइस आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ कि देश का प्रथम नागरिक जो होता है गाइस वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति कहलाते हैं। याद रखना, देश का प्रथम नागरिक किसे बोला जाता है, राष्ट्रपति को बोला जाता है। बहुत यूनिक बात है, आपकी बुक से अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़ अब बात करें हमने जो ये राष्ट्रपति का पद का सिस्टम है, क्या ये भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो क्या केवल उन्होंने अपने सोच विचार से इस पद को भारतीय संविधान में अंगीकृत किया, तो नहीं, बल्कि ये जो है गाइस राष्ट्रपति का पद का जो सिस्टम है हमने अमेरिका के यानी कि यूएसए के संविधान से लिया हुआ है। आप याद रख सकते हैं। तो हमने किसके संविधान से लिया हुआ है, यूएसए के संविधान से लिया गया। जैसे वहाँ पर जो होता है राष्ट्रपति बनते जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, तो वही सिस्टम को जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में अंगीकृत किया हुआ है। हम बात कर लेते हैं गाइस किस अनुच्छेद में जो है भारतीय संविधान के राष्ट्रपति का स्पष्ट रूप से वर्णन मिलता है। तो गाइस आर्टिकल 52, याद रखना आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का गाइस क्या होगा, अपना एक राष्ट्रपति होगा जो केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा, यानी कि हेड होगा, यानी कि अध्यक्ष होगा। हेड कह लो, प्रधान कह लो या अध्यक्ष कह लो, दोबारा से समझो। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का अपना एक राष्ट्रपति होगा भारत में, जो हमने यूएसए के संविधान से लिया गया है, और जो केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका का हेड होगा। अब यहाँ से केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने आपको समझाया था वहाँ पर केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यपालिका, ताकि यहाँ पे आपको डाउट ना हो। तो केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका आपको मैंने बताया था संसद के 2 अंग होते हैं, राइट, जिसमें केंद्र लेवल के लिए यानी कि पूरे देश के लिए जो व्यक्तियों का ग्रुप ऑफ पीपल कानून बनाता है वो केंद्रीय स्तरीय कार्यपालिका में आ जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद होते हैं, राइट। जबकि राज्य स्तरीय कार्यपालिका यानी कि जो राज्य के लिए कानून बनाने वाला ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसमें कौन कौन आते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता भी आ जाते हैं, ठीक है। तो गाइज ये क्या है, जो केंद्र लेवल के जो कानून बनाता है ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी भी आते हैं, तो उनमें जो हेड होगा, सबसे बड़ा हेड होगा, वो कौन होंगे गाइज, हमारे राष्ट्रपति होंगे, ऐसा बताया गया है। लेकिन यहाँ से इंटरेस्टिंग बात आ जाती है। यहाँ से क्या आती है कि अगर वास्तविक प्रधान की बात बोले, यानी कि वास्तविक प्रधान कौन होगा, तो वो होंगे गाइज हमारे प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि संघीय कार्यपालिका के प्रधान कौन होते हैं। सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप राष्ट्रपति का नाम देंगे, जबकि आप संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका में गाइस आपसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का अगर आपसे वास्तविक प्रधान पूछे तो गाइज आपको वहाँ पे आंसर चेंज कर देना है। वहाँ पे आपको राष्ट्रपति की जगह जो है प्रधानमंत्री फिल कर देना है। क्यों ऐसा क्यों है आप सोचेंगे, क्योंकि गाइज ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियाँ हम आगे इसकी शक्तियों में देखेंगे वो सारी शक्ति स्वयं यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि क्या है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से जो है वो सारी शक्तियों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वास्तविक प्रधान कौन होते हैं गाइज, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अब आर्टिकल 74 देख लेते हैं। 74 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का मतलब है गाइस, मैंने आपको बताया था कि हमारे वर्ल्ड देश के लेवल पे जब कानून बनते हैं तो वो मेनली कौन बनाने का काम करते हैं, तो गाइस हमारे पीएम होते हैं। मैंने आपको बताया था पीएम के नीचे गाइस उसकी टीम होती है, राइट। जैसे मैंने क्रिकेट टीम का आपको एग्जाम्पल दिया था, तो उसी टीम को गाइस जो उसकी टीम होती है, जितने कम से कम 82 मंत्री होगी, ठीक है, तो उन्हीं को गाइस क्या बोला जाता है, मंत्री परिषद बोला जाता है। तो यहीं पर वही चीज़ बताने का प्रयास किया गया है कि राष्ट्रपति को जब भी सलाह की जरूरत है या किसी सहायता की जरूरत है किसी काम में, किसी विषय में, तो जो प्रधानमंत्री की टीम है जिसे मंत्री परिषद बोल रहे हैं वो उससे सलाह ले सकता है। और इस टीम का हेड कौन होगा, तो वो स्वयं प्रधानमंत्री होंगे। और इस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होगी वो हमारे भारत के राष्ट्रपति करेंगे। आर्टिकल 75 में नियुक्ति का वर्णन किया गया है कि जो प्रधान है मंत्रिपरिषद का, उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि देश का प्रथम नागरिक होता है, राइट। हमने ये पद यूएसए के संविधान से लिया गया है। और तीसरी हमने चीज़ें देखी कि भारत में 52 आर्टिकल में जो है राष्ट्रपति का वर्णन किया गया और वो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रधान है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो प्रधानमंत्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी समझ शक्तियाँ जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद यूज़ करते हैं, और उसकी सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद भी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन जो है राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए क्या योग्यता, क्या चुनाव कैसे होता है। तो कौन बन सकता है, सबसे पहले भी हम योग्यता देख लेते हैं गाइस।
तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अगर 4 मेनली योग्यता चाहिए होती है कि पहला, कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा गाइस उसकी न्यूनतम आयु यानी कि मिनिमम जो आयु होनी चाहिए कम से कम 35 होनी चाहिए, 35 से ऊपर कितनी भी हो चलेगा, ठीक है। और तीसरा जो है गाइस कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का मतलब है, इसका पहले मतलब समझाता हूँ आपको, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। लाभ के पद का मतलब है गाइस कि पहले से मान लो आप राष्ट्रपति बन गए, ठीक है, आज से पहले भी जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसके साथ साथ ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट पद धारण किया हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे जहाँ आप एक ही गवर्नमेंट पद को धारण कर सकते हैं, तो यही होता है गाइस लाभ का पद। पागल एवं दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब आपको पता ही है गाइस, बैंक करप्ट, यानी कि उसके ऊपर कोई ऐसे आरोप ना लगे जिसमें उसने हेरा फेरी की हो धन के मामले में, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 4 क्वालिटी जो है अगर किसी के पास है योग्यताएं, तो वो जो है राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकता है और भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। अब यहाँ से आपके मन में डाउट उठ रहा होगा, ऐसे तो भारत में बहुत सारे लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ऐसे लोगों को तो सुनहरा मौका आपने बता दिया। तो गाइस आपने बिल्कुल गलत सोचा। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो है राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर देगा जिसकी आयु 35 वर्ष है, कोई बैंक करप्ट नहीं है, ठीक है, भारत का नागरिक है, ऐसा नहीं है। उसके लिए कंडीशन क्या बताता हूँ आपको। कंडीशन जो ये है गाइस भारतीय संविधान में, थोड़ा मैं हटके बता रहा हूँ ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके, ठीक है। वो पेपर में एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि कौन व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के मेनली अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए गाइस कंडीशन बनाई गई है, 50 प्रस्तावक होने चाहिए, ठीक है, 50 प्रस्तावक, ये क्या है अभी बताऊंगा, और 50 अनुमोदक। अब आप सोचेंगे ये क्या है, तो हमारे ऊपर से जा रहा है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या, तो गाइस समझा रहा हूँ क्या होता है। 50 प्रस्तावक यानी कि वो 50 व्यक्ति जो लिखित रूप में सूचना देंगे कि हाँ ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है। अब बात करोगे यहाँ से आप कि वो 50 व्यक्ति कौन होंगे, तो गाइज वो संसद के दोनों सदन, आपको पता है लोकसभा और राज्यसभा है, तो दोनों में से कोई भी सदन के जो 50 व्यक्ति अगर लिखित रूप में मान लो 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, तो तीनों में से गाइज कौन 2 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए आगे जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो इन 2 का नाम जो देंगे, पहले वो 50 व्यक्ति लिखित रूप में देंगे संसद के, लोकसभा या राज्यसभा से, दोनों में से किसी में से भी हो, तो 50 व्यक्ति लिखित रूप में सूचना देंगे कि हाँ इन तीनों में से ये 2 जो है राष्ट्रपति के लिए आगे जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए। तो जब ये 50 व्यक्ति लिखित रूप में सूचना दे देंगे, ठीक है, तो इन्हीं को गाइस क्या बोला जाता है, 50 प्रस्तावक, यानी कि 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए संसद के जो लिखित रूप में सूचना देंगे, ठीक है, लिख कर। और 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए संसद के ही, लोकसभा और राज्यसभा में से, जिन ये 50 प्रस्तावक यानी कि 50 व्यक्तियों ने लिखित रूप में इन तीनों में से 2 व्यक्तियों का नाम आगे प्रेफर किया कि राष्ट्रपति बनने चाहिए। इन्हीं की बात को 50 व्यक्ति संसद के और ऐसे होने चाहिए जो समर्थन देंगे कि हाँ जो आपने तीनों में से 2 नाम का डिसीजन लिया है कि ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करना चाहिए, इन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, आपने सही कहा है और हम भी जो है आपसे इस बात से सहमत हैं और इन्हें जो है आगे जाना चाहिए। तो 50 ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो लिखित रूप में नाम देंगे आगे 3 में से या कितने भी हो सकते हैं एट द टाइम, और 50 ऐसे होने चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये गाइस कंडीशन है, वो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि ये कौन है, संसद के व्यक्ति हैं, राइट, और कितने अनुभवी हैं जो चुनाव लड़के आते हैं, पार्टी संबंधित है। तो इंडिया में कोई भी ऐसे चलते आदमी है, कोई 35 वर्ष की आयु है, उसकी पागल दिवालिया नहीं है, गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो क्या वो चुनाव के लिए आगे आ सकता है? नहीं आ सकता, बिकॉज उसको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, राइट, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये गाइस उन्हीं व्यक्तियों को नाम आगे प्रेफर करेंगे जो इनकी पार्टी या दूसरी पार्टी से इनको पता होगा कि उसने काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, ठीक है, उसने काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक ज्ञान है, जो काफ़ी ज़्यादा देश को अच्छे तरीके से संभाल सकता है, चुनाव लड़ चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को तो नाम आगे भेजेंगे। तो यहीं से गाइस आई होप यहाँ से समझ गए होंगे कि हर कोई जो है भारत में राष्ट्रपति के लिए अप्लाई नहीं करता, ठीक है। ये बुक से रिलेटेड नहीं है, बाहर की चीज़ है, मैंने आपकी नॉलेज के लिए जस्ट आपको बताई थी, तो याद रख सकते हैं समझने के लिए। चलो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे जो है गाइस मैंने लिखा हुआ चुनाव, तो चुनाव किस तरीके से होता है, अगर ये राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव के लिए खड़ा है, ठीक है, वो क्वालिटी फुलफिल कर लिए, तो चुनाव जो होता है गाइस हम यहाँ पे बात करेंगे चुनाव की 2 विधियों की। सबसे पहले मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, चुनाव की प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं गाइस, जिसमें जनता के कैंडिडेट जो होते हैं वो अन्य कैंडिडेट को चुनते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, हमारे राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, राइट। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी हमारे द्वारा जो चुनकर जो अन्य प्रतिनिधि चुनते हैं, तो वही गाइस चुनाव की कौन सी विधि होती है, अप्रत्यक्ष विधि। तो इनको कौन चुनते हैं मेनली, ठीक है,
तो अप्रत्यक्ष विधि से इनका चुनाव होता है। अब बात कर लेते हैं गाइस, यहाँ पर मैंने आपको बताया था थर्ड चैप्टर की, भारत देश में जो है 2 चुनाव की विधियाँ अपनाई गई है। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो जीता वही सबसे आगे, ठीक है, जो सबसे आगे वही जीता। और दूसरी जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मैंने बताया था, जिसे 2 कैटेगरी में बांटा गया, एक लिस्ट सिस्टम और दूसरा सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि सूची प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इनका चुनाव किस विधि से होता है गाइस? अप्रत्यक्ष विधि से तो होता ही है, अर्थात इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो उनके जो विधायक होते हैं वो वोट डालते हैं। और ये जो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो दूसरा पार्ट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, तो इस पद्धति के द्वारा जो होता है इनका चुनाव होता है। यहाँ से हमें ये समझना नहीं है क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। आपको अगर समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बट ये आपके लिए नहीं है, बहुत हाई लेवल के लिए होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गाइज, यहाँ पर चुनाव में वोट कौन डालता है, यहाँ से भी आपको डाउट हो रहा होगा मन में। तो गाइज यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, इनके जो केवल निर्वाचित सदस्य, यानी कि आपको पता है लोकसभा में कितने हैं, 545 है, उसमें से 2 की नियुक्ति की जाती है, राइट, राष्ट्रपति द्वारा। इसी तरीके से राज्यसभा में कितने हैं, 245 है, जिसमें से 12 की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो नियुक्ति वाले जिनकी मनोनयन किया जाता है उनको हटाकर, ठीक है, 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा के, तो यही केवल निर्वाचित व्यक्ति ही जो है इनके चुनाव में मतदान करते हैं, किसके, राष्ट्रपति के। और जो सभी राज्य की गाइस विधानसभाएं हैं, यानी कि आपको पता है वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो सभी में गाइस विधानसभाएं हैं, और 2-3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं आज के टाइम पे। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया, जिसमें अपनी विधानसभा भी है। तो आपको पता है दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, तो इनके विधायक भी जो होते हैं गाइस वो इसके चुनाव में वोट डालते हैं, ठीक है। तो राज्य विधान परिषद के व्यक्ति इसमें वोट नहीं डालेंगे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कोई वोट नहीं करता है, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के विधायक इसमें वोटिंग करते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे शपथ। तो अब ये इनका चुनाव हो जाता है, तो शपथ कौन दिलाता है गाइस? तो एससी यानी कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनको शपथ दिलाते हैं। अगर वो ना हो तो अपनी अध्यक्षता में एक वरिष्ठ जो होते हैं न्यायाधीश को जिम्मा सौंप देते हैं कि आप जो है ना शपथ दिला दो। अब बात कर लेते हैं गाइस, इनको शपथ भी दिलवा दी जाती है, तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका जो कार्यकाल होता है गाइस मेनली 5 वर्ष का होता है, यानी कि एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो जो है 5 वर्ष के लिए अपने पद पर बना रहता है, लेकिन उससे पहले भी उसे हटाया जा सकता है। या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, तो वो त्यागपत्र किसे देंगे? वो भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति किसे देंगे अगर वो हटना चाहते हैं? तो वो राष्ट्रपति को देंगे। इसे समझना बहुत ईजी है, ठीक है। और बात करें अगर भारत में कोई राष्ट्रपति बन भी जाता है, ठीक है, तो उसकी समय वो कितनी बार तक जो है भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको बता दूं, भारतीय संविधान में ऐसी कोई निश्चित विधि तय नहीं की गई है कि कोई व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वह क्या एक ही बार बनेगा, उसके बाद दूसरों को मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है गाइस। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो वो कितनी बार भी जो है अगर उसको चुनाव में जीत मिल रही है तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अन्य देशों में हम देखेंगे जैसे अमेरिका में कि राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार ही एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद उसे जनता नहीं बना सकती। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बार बनना चाहेंगे तो बन सकते हैं, तीसरी बार अगर चुनाव होता है फिर नहीं बन पाएंगे वो, फिर तो दूसरे की जीत होगी। जबकि इजराइल में बात करूँ तो वहाँ पे 7 वर्षों के लिए सिर्फ एक ही बार बनता है, ठीक है। तो अन्य देशों में अलग विधि है, भारत में क्या है, अनिश्चित काल है। अगर रामनाथ कोविंद जी जो है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर वो 5 बार भी लगातार उनको चुनाव में जीत मिलती है तो 5 साल तक, यानी कि 5-25 साल तक वो भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, आप सोच सकते हैं, तो उसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वेतन के बारे में। यहाँ से मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपको बता रहा हूँ, तो वो आपको नोट डाउन करनी है। जैसे अनिश्चित काल मैंने आपको बताया, राइट, जैसे मैं अन्य देशों के एग्जाम्पल दिए आपको, कौन कौन वोटिंग में भाग लेता है ये मैंने आपको बताया। तो सेपरेट मैं बता रहा हूँ, ये नोट करके चलें आप, ठीक है, जो आपकी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। और वेतन की बात करेंगे तो 2018 से पहले इनका 4 लाख वेतन हुआ करता था, लेकिन 2018 में जो था 7वां वेतन आयोग आया और उनकी सैलरी जो थी 5 लाख कर दी गई 4 लाख से। और अन्य सरकारी भत्ते भी नहीं दिए जाते हैं, जैसे कि इनको बंगला दिया जाता है, राइस गाड़ी दी जाती है और अन्य पेंशन, ठीक है, और सारी सुविधाएं इनको मिलती है। तो इस तरीके से जो होता है मेनली हमारे राष्ट्रपति काम करते हैं, यानी कि उनको जो है इस तरीके से चुना जाता है। कैसे शपथ दिलाई जाती है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब
यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है भारतीय संविधान में कहाँ कहाँ पर राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है, कैसे कैसे योग्यताएं होनी चाहिए। उसमें भी एक कंडीशन है 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, राइट, ये मैंने बताया। और वो योग्यता कोई फुलफिल कर लेता है तो उनका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि में भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी कि सिंगल ट्रांसफरिंग वोटिंग सिस्टम है, उसके द्वारा चुनाव होता है। और कौन कौन भाग लेते हैं ये भी मैंने बताया आपको, संसद के, राज्य विधानसभा के विधायक भाग लेते हैं। और शपथ कौन दिलाता है, तो गाइस SC यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। जबकि कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। और एक व्यक्ति जो है कितनी बार भी भारत में राष्ट्रपति बन सकता है। और वेतन जो है उनका बढ़ चुका है 2018 के बाद से 5 लाख हो गया, और अन्य सरकारी भत्ते उन्हें मिलते हैं। अब बात करें गाइस, ये तो हो गया हमारे राष्ट्रपति के बारे में, मेनली हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ पर जिक्र है, कैसे वो बने हैं। अगर वो हटना चाहते हैं तो गाइस मैंने आपको बताया वो स्वयं भी त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है थोड़े दिन तक उनके पद पर कार्यभार करेंगे। तो मैं राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको उपराष्ट्रपति के टॉपिक में वो पढ़ाऊंगा। अब बात कर लेते हैं, अगर वो कोई उनको क्या वैसे भी हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। उनके लिए क्या कंडीशन है, तो उसके लिए गाइस एक कंडीशन ये है कि अगर वो संविधान के दायित्वों का पालन नहीं करते, यानी कि संविधान में जो उनके कार्य बताएंगे उस समय अपने कार्य जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल कर अगर वो कोई काम करेंगे, ठीक है, जो उनकी बाउंड्री है, सीमा है, उससे बाहर निकल कर जब भी वो काम करेंगे तो जो है संसद उन पे एक प्रक्रिया चला सकती है। उस प्रक्रिया को गाइस हम बोलते हैं महाभियोग। क्या बोलते हैं गाइस, महाभियोग बोलते हैं। तो महाभियोग कैसे चलता है वो तो महाभियोग कैसे चलता है एक बार वो देखते हैं। तो महाभियोग कैसे चलता है ये देख लेते हैं गाइस। तो महाभियोग का वर्णन जो गाइस आर्टिकल 61 में किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 61 में जो इसके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कब हटाया जा सकता है। तो पहली कंडीशन गाइस ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, तो स्टार्टिंग तभी हो सकती है संसद द्वारा जब उन्हें लगे संसद के सांसदों को कि राष्ट्रपति ने जो है हमारे संविधान का दायित्वों का या जो है उल्लंघन करके कोई काम किया है, यानी कि कोई ऐसा काम किया जो संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तभी जो है संसद इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के अगेंस्ट ला सकती है, जिससे उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ये कैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे ये काम करता है प्रक्रिया, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। बहुत ईजी वे में आपको मैंने समझाया, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है महाभियोग क्या है, तो यहाँ से आज की बात आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। तो ध्यान से सुनो, पहली कंडीशन मैंने बता दी, कब लाया जाएगा, जब वो संविधान के दायित्वों का उल्लंघन करेंगे, और इसे ला कौन सकता है, तो संसद ही ला सकती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर यह प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पहले उन्हें इसकी सूचना देनी पड़ती है। सपोज कीजिए कि राष्ट्रपति के लिए हमें 30 अगस्त को मान लीजिए हमें राष्ट्रपति के लिए संसद में प्रस्ताव लाना है, कौन सा, महाभियोग प्रस्ताव लेकर आना है कि उन्हें जो है हम हटाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान के दायित्वों का उल्लंघन किया। तो हमें 30 तारीख से 14 दिन पहले, तो यहाँ से 14 दिन माइनस कर लो, कितनी तारीख को, 16 तारीख को गाइज हमें राष्ट्रपति को ये सूचना देनी होगी कि आपने जो है सर, आपने संविधान के इस काम को करते हुए संविधान के इस दायित्वों का उल्लंघन किया है, इसी वजह से जो है हम आपके लिए जो है ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, हम आपको जो है हटाना चाहते हैं। अगर ये प्रस्ताव गाइज उनको सूचना दे दी, ठीक है, और 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं, या उनको भी एहसास हो जाता है कि हाँ मैंने गलत काम किया है, अगर वो खुद इस बीच में 16 से लेकर 30 के बीच में खुद त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो जो संसद के अधिकारी, जो सांसद है, वो इस महाभियोग प्रस्ताव को उनके अगेंस्ट लाना चाह रहे हैं, तो ये प्रस्ताव उसी समय पर रद्द हो जाएगा, क्योंकि उनका मुख्य मकसद क्या है, महाभियोग लाने का, उनको हटाना। तो गाइस सेकंड पॉइंट भी ये है कि अगर इससे पूर्व स्वयं त्यागपत्र दे देते हैं, त्यागपत्र किसे देंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे, दे देते हैं, तो ये प्रस्ताव उसी टाइम पे रद्द हो जाता है, बिकॉज ये लाया किस लिए गया था, उसी को हटाने के लिए लाया गया था, राष्ट्रपति को, ठीक है। और ये संसद के गाइस किसी भी सदन में प्रस्ताव पहले लाया जा सकता है। आपको पता है संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसा नहीं है कि धन विधेयक की तरह के धन विधेयक लोकसभा में ही पहले लाया जाएगा, जैसे उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव लाया जाएगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आप लोकसभा में लेकर जाएं, चाहे आप राज्यसभा में जो है लेकर जाएं, ठीक है। और आप किस तरीके से भी जो है इसको लेकर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यदि अगर 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव दोनों सदनों में पास हो जाए तो राष्ट्रपति को अपना पद जो होता है छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए पद इसको लेकर भी चले जाते हैं लोकसभा में, ठीक है, तो आपको पता है कि वहाँ पर जो है 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कराना होगा। तो 2/3 आप कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है लोकसभा में कितनी सदस्य सीटें हैं, 545, राइट, तो 545 का 2/3 आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से राज्यसभा का कर सकते हैं, राइट। तो इनका 2/3 अगर आप निकालेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट संख्या आ जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि लोकसभा में कितने मत चाहिए इसको पास कराने के लिए, राज्यसभा में कितने मत चाहिए। इस तरीके से जो है अगर 2/3 बहुमत जो है हमें संसद के दोनों सदनों में मिल जाता है इस प्रस्ताव को लाने पर, तो जो राष्ट्रपति हैं उन्हें जो है अपना पद छोड़ना
पड़ता है। तो यही है गाइस हमारा महाभियोग, इससे बाहर कुछ नहीं है। महाभियोग में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती थी, तो आज के बाद आई थिंक उनको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और राष्ट्रपति में जितनी भी चीज़ें थी गाइस मैंने आपको मेनली बता दी। अब यहाँ पे गाइस आपको मैं बता देता हूँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वर्तमान में गाइस भारत के राष्ट्रपति कौन है वो भी आपको पता है, रामनाथ कोविंद जी। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन है कि वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो वो आपको बताना 40वें या उससे कौन सा नंबर है उनका, यानी कि कितने राष्ट्रपति के बाद उनको राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। ये आपको कमेंट सेक्शन में इंतजार करूँगा, आपको जवाब देना है। तो अब राष्ट्रपति की शक्तियाँ बची है गाइस, वो हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जिसमें हम उपराष्ट्रपति भी डील करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी ना हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी हो गाइस कमेंट करके बताना। और इससे बाहर गाइस आपका राष्ट्रपति में कुछ भी नहीं है, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। बुक से बहुत ज़्यादा मैंने आपको डिटेल में बताया ब्रीफ करके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी हो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, उन गरीब बच्चों को जो पढ़ नहीं पाते, इनके पास नोट्स नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।